ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसको। ये क्वेश्चन दे रखा है, करने जा रहे हैं हम लोग। अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा सा फिगर समझाते, सवाल समझ में आए। एक बॉल है, ये यहाँ हम फिगर बनाते हैं, ये चार्ज बॉडी है ए, इसका मास दे रखा है 8 ग्राम है इसका मास, ठीक है ना। और इस पे जो चार्ज है वो 5 × 10⁻⁻8 कूलम है। तो मास ऑफ ए ऐसे लिख लेते हैं और चार्ज ऑफ ए जो है 5 × 10⁻⁻8 कूलम है, ठीक। ये अर्थ है, अर्थ इसे खींचेगा अपनी तरफ, तो नीचे की तरफ ये गिरेगा, कितनी बात में। लेकिन क्या बताया कि इसके बोल कि हमें एक ऐसा दूसरा एक चार्ज बॉडी लेना है बी। बी जो है ना दूसरा चार्ज बॉडी है, इसका जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर बिलो ए के नीचे 5 सेंटीमीटर नीचे देना है। तो इस बी जो चार्ज है इसका नेचर क्या होना चाहिए और मैग्नीट्यूड चार्ज कितना होना चाहिए कि ये ए जो चार्ज है स्टेशनरी हो जाए, रुका रहे, ऐसे हवा में लटका रहे, ठीक है ना। तो कितना इसका क्या नेचर और कितना चार्ज होना चाहिए, कितने समझ में आते हैं, ये सवाल दे रखा है। अब हम लोग इसे करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, मिटाना है क्योंकि। अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the second ball B? ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से मैंने पढ़ दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे लेते हैं। ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग, RM मिटा देते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक। ये मिटा लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या बताए कि इस B का हमें नेचर बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या नेचर होगा कि ये ऊपर बैलेंस्ड रहे, ठीक है ना। तो ऊपर अगर बैलेंस करना तो उसका रिपल्शन, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो इसके ग्रेविटी के अगेंस्ट में इस चार्ज से फोर्स लगाना है। तो ये जो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा ताकि ऊपर में रिपल्सिव फोर्स लगे, ठीक। तो बी का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ बी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, ताकि ये रिपल्शन रहे। आगे बोला गया कि ये जो इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा और अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुलिंग होगा वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तब ये हैंग करके रखेगा, ये ए जो है स्टेशनरी हो जाएगा। तो क्या बताया कि द कूलम फोर्स should be equal to gravitational force, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, कूलम फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम फोर्स दे रखा के QA/QB अपॉन R², ये कूलम फोर्स हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल पुलिंग कितना हो जाएगा, M × G, ठीक है ना। K का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 9 × 10⁹ QA, A का जो चार्ज है 5 × 10⁻⁸ और QB हमें फाइंड करना है
ये r जो है ना इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके ये स्क्वायर कर दिया, ठीक। और ये जो मास है ये 8 ग्राम है, 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, और g का वैल्यू जो है 9.8 है। ये इन सब को एक तरफ ले जाते हैं, जैसे इस पावर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या दे रखा 10 टू द पावर 9 प्लस में 10 टू द पावर -8, तो सिर्फ 10 बच जाएगा एक, ठीक। 5 9 और ये जो है ना नीचे है 5 को स्क्वायर कर 25 10 टू द पावर, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -4 QB, चार्ज ऑफ सेकेंड बॉडी, बी बॉडी, ठीक है ना। ये 8 इंटू 10 टू द पावर -3 9.8, ठीक। अब ये जो है माइनस का जो पावर है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद ये 5 हो जाएगा, ठीक। और इसको ये कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 आ गया, ये चाहो तो इसे भी काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये, ठीक है ना। 9 टू द 18, तो क्या आ जाएगा 18 10 टू द पावर -4 इंटू QB इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -3 9.8। QB जो होगा हमारा 8 10 टू द पावर -3 इंटू 9.8, और ये 18 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। ये नीचे चला आया, ठीक। ये 10 टू द पावर -3 से कैंसिल होकर एक 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 ऊपर चला गया, ठीक। इस पूरे को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो QB का वैल्यू कितना आएगा इसका 0.44 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 4.4 10 टू द पावर -7 कूलम, अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो, ठीक है ना। ये हो गया आंसर इसका। ये तो हमारा हुआ कि ये जो बी चार्ज है इसका नेचर इसके इसी की तरह होना चाहिए, जैसे ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव रिपल्शन ऊपर की तरफ करना है, ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करना है। कितनी बात सुन में। यहाँ पे एक चीज़ और है, कंसेप्चुअल सवाल, इधर का तो लिख लिए, इसे नोट कर लिए, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए, अगर हम लोगों ने ये बी को नीचे रखा है तो इसका नेचर जो है सेम है, जैसे ये ए पॉजिटिव था तो बी का भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चार्ज को ऊपर रखना पड़ता, मान लो ये बी को ऊपर रखना है इसको बैलेंस करने के लिए, तो फिर इसका नेचर क्या होता, ये नेगेटिव होता, ठीक है ना। तभी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ग्राउंड जो ना, ग्राउंड की तरफ अर्थ जो ना अपनी तरफ पुल कर रहा होगा और वो ऊपर से अट्रैक्ट करेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज ए चार्ज के ऊपर अगर लेना है तो इसका अपोजिट, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव ले लिया, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लेते हम लोग। कितनी बात सुनिए, उल्टा, वो अगर ऊपर से बैलेंस करना है तो उल्टा लेंगे, और अगर नीचे से बैलेंस करना है तो सेम चार्ज लेंगे, सेम नेचर का लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस लाइन को नोट के फॉर्म में लिख देते हैं, नोट, ठीक है ना। इफ, पहला नंबर लिखते हैं, इफ गिवन चार्ज इज एबव, ये जैसे ये ए चार्ज है, ये गिवन चार्ज है, ये ऊपर है, देन टू बैलेंस from below, then to balance from below, the nature of charge should be same, charge should be same। अगर नीचे से बैलेंस करना हो, अगर नीचे से बैलेंस फ्रॉम बिलो, तो इसको सेम चार्ज के होना चाहिए। और इफ गिवन चार्ज इज
गिवन चार्ज इज बिलो, दिया हुआ चार्ज नीचे है, देन अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, ठीक है ना। गिवन चार्ज अगर नीचे पड़ेगा तो ऊपर में जो है अपोजिट चार्ज का लेंगे, अपोजिट नेचर का लेंगे, और अगर नीचे होगा गिवन चार्ज तो उसको सेम नेचर का लेना पड़ेगा। ये इसका एक मीनिंग है, बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो ये अगला सवाल दे रखा हमें, ठीक है ना। ये सवाल को, क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा है? 2 insulated copper spheres A and B are separated by a distance of 50 centimeter. What is the electrostatic repulsion between them if each has charge of 6.5 10 to the power minus 7 coulomb? पहला पार्ट, what is the gravitational pulling between them if each has mass 0.5 kg? तीसरा पार्ट, what is the force between them if the two charge system placed in water? अगर उसी दो चार्ज सिस्टम को उठा के पानी में लेकर रख दें तो अब कितना फोर्स होगा। और चौथा पार्ट दे रखा, अ थर्ड अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर सी, यानी कि एक तीसरा चार्ज है, तीसरा बॉडी है जो इन्हीं के बराबर है, आइडेंटिकल में इन जैसा है मगर उस पर चार्ज नहीं है, अनचार्ज। सी फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट टू ए, पहले ए के कॉन्टेक्ट में लाया गया, फिर उसके बाद देन टू बी एंड फाइनली सेपरेटेड, सी इज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ। अब फिर उसके बाद सी को हटा दिया गया। तो अब जो फोर्स होगा, व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो नया फोर्स कितना होगा? ठीक है साहिल को तो सब पता है, ठीक है ना। तो इसको करेंगे कैसे, ये हम करके दिखा रहे हैं इसको। तो पहले मैं थोड़ा सा फिगर से समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन को बताता हूँ। बोला क्या, ये ए है और ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर आर, और इसका जो चार्ज है 6.5 10 to the power minus 7 कूलम। दोनों ही पॉजिटिव में है, ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव में है, 6.5 10 to the power minus 7 कूलम। इन दोनों के बीच का, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। तो उनका रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, तो हम लोग कूलम्स लॉ के हिसाब से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहले पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं पहले पार्ट का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsion is given as F is equal to K QA QB, दोनों ही बराबर है तो हम QB स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का चार्ज बराबर है, ठीक है ना। इसका वैल्यू डाल देते हैं, क्या है 9 × 10 to the power 9, ये तो K का वैल्यू हो गया, और इसका चार्ज है 6.5 10 to the power minus 7 का होल स्क्वायर, और रेडियस है यानी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर देते हैं। कितनी बात सुनिए, ये जो 10 to the power 7 है, इसका स्क्वायर करना 10 to the power 14 हो जाएगा, माइनस का, और ये 10 to the power -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 ये प्लस का और 4 ये माइनस का, अब प्लस का आ जाएगा 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 14 का है, यानी माइनस का 1 पावर बच जाएगा। खाली पावर को अगर देखते हैं तो कितनी बात सुने, ठीक है ना, +13 -13, ये एफ जो आएगा हमारा 9 6.5 का होल स्क्वायर इंटू 10 to the power 13
10⁻⁻14 अपॉन 50 का स्क्वायर 2 दफ़ा ऐसे लिख दिया। नहीं, मैं इसको थोड़ा सिंपल करके, वरना तो ऐसे ही मैं बता देता, उसको कोई इश्यू नहीं था। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये 6.5 इंटू 6.5 और ये आ जाएगा 50 इंटू 50 और इसके बाद है ना 10⁻⁻1 बचेगा यहाँ पे। ठीक, इसको अगर हम लोग इसको इससे कैंसिल करेंगे, मान लो यहाँ पे डेसिमल आएगा, नीचे आ जाएगा 100, तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 100 आ जाएगा ये। ठीक है, 5 से काटेंगे ये 13 आ जाएगा, इसको भी 5 से काटेंगे तो ये 10, ये 13 आ जाएगा। कितनी बात सुन रही? और ये जो 1 2 3 4 0 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो वो भी माइनस में आ जाएंगे, 13 को 13 से 169, उसको 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ये जो फाइनल आंसर होगा, अगर हम लोग इसको अरेंज करेंगे पूरा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1.5 10⁻⁻2 न्यूटन। कितनी बात सुन रही? क्योंकि ये जो है 116 को 9 से करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 1500 के आएगा। तो हम लोग उसको 3 डेसिमल हटाएंगे तो 5, तो ये डेसिमल बन रहा था 2 4 5 1 ये 5, तो 3 0 उसका कैंसिल करके यहाँ पे 2 का माइनस का बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आता है 1.5 10⁻⁻2 न्यूटन का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, पहला पार्ट हो गया। कितना समझ में आया ये? ठीक है ना। अब हम लोग इसको चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं। ये हम ऊपर का पार्ट मिटाते चल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पुलिंग क्या होता है। अगर 2 मास रखते हैं तो दोनों मास के बीच का जो फोर्स होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जी फोर्स इज इक्वल टू Gm/r² होता है। आगे चले हम लोग, तो क्या बताए यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हम लोग निकालना चाहते हैं बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू Gm/m। ये दोनों का मास बराबर है तो m²/r², यहाँ पे भी कर लेते हैं क्योंकि दोनों का मास 0.5 kg दे रखा ना, ये 0.5 kg। तो g का वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 और मास दे रखा 0.5 का होल स्क्वायर और नीचे r है डिस्टेंस, तो ये 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर लिया। कितनी बात सुन रहे? यहाँ पे ऐसा आसानी करने के लिए इसको, ये जो 100 है ना, इसे डिवाइड कर दें अगर तो 0.5 ये भी हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे? ये 100 है ना, ये तो 50 को अगर 100 से डिवाइड करें तो 0.5 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11 0.5 का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया। और इसको 100 से डिवाइड करेंगे ना तो ये भी 0.5 आएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा ही इसको कैंसिल कर देगा और इसका वैल्यू जो है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है ना। अब देखिए वही वो दोनों चार्ज का जो मास था उसका जो ग्रेविटेशनल पुलिंग निकाल रहे हैं, तो वो तो हो रहा है 6.67 10⁻⁻11। ये देखिए माइनस में पावर आ रहा है 11 और यहाँ -2 है, तो कौन ज़्यादा वैल्यू है? कौन सा ज़्यादा वैल्यू है? ये वाला वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इस पर -2 है, इस पर -11 है। इसका मतलब बहुत छोटा वैल्यू है। यानी 2 चार्ज के बीच में ग्रेविटेशनल पुलिंग यानी कि या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में। तो यहाँ पे एक जो आइडिया हम लोग को मिलता है कि ग्रेविटेशनल पुलिंग इज मच लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस। तो यहाँ पे मैं ये इस लाइन को यहाँ लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इज मच लेस देन फोर्स ड्यू टू चार्जेस।
कम भी चार्ज लेंगे, यहाँ पे क्या है कि मेनली जो वैल्यू बढ़ जाता है वो 9 × 10⁹ की वजह से ज़्यादा वैल्यू आने लगता है। यहाँ पे देखो 6.6 - 11 होता है। हाँ, Fg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इज लेस देन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट में जाते हैं और थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में कि अगर इस पूरे सिस्टम को पानी में ले जाए तो क्या होगा हमारा फोर्स। तो हम लोगों ने एक रिलेटिव परमिटिविटी का एक टॉपिक किया है और वहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन निकाला है कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर एंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम, और उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, वो दे रखा है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज इक्वल टू ER, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना, और ये दे रखा वैल्यू हमें फोर्स किस में निकालना है, मीडियम यानी वाटर में जाके निकालना है। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यही लेते हैं। तो फोर्स बिटवीन द चार्ज इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द चार्ज इन मीडियम। ठीक है ना, कितनी बात में ये वाला फोर्स हम लोग निकाला था कितना, 1.5 10⁻⁻² न्यूटन, और ये जो वैल्यू है परमिटिविटी का 80 दे रखा है। फोर्स बिटवीन द चार्ज इन मीडियम, मीडियम कह सकते हैं, यहाँ पे वाटर है तो हम लोग W ले लेते हैं वाटर में। ठीक है ना, जब इसको 80 से डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाता है हमारा, ये आ जाता है 1.9 10⁻⁻4 न्यूटन, यानी फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वाटर ये हो जाएगा, जिसकी परमिटिविटी 80 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। इसमें हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को एक एक करके प्रॉब्लम करके उसको हम लोग एप्लीकेशन में ला रहे हैं। ठीक है ना, हमें पता चले ये कैसे हम लोग यूज़ करते हैं या कैसे करेंगे। आगे फोर्थ पार्ट दे रखा है, उसे मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये आसान नहीं है, फोर्थ वाला ही तो मेन पार्ट है। फोर्थ वाला पार्ट ही मेन पार्ट है, बाकी तो वो हमने आसान से थे। आप कर लोगे, छोड़ दूं मैं? ठीक है ना, तो देखो इस वाले पार्ट को क्या है कि यहाँ पे बोला क्या कि ये दो चार्जेस हैं, ऐसे ही हैं। ये फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले फिगर बेस्ड। ठीक है ना, ये जो है A है, ये B है, और एक थर्ड चार्ज हम लोगों ने लाया, थर्ड अनचार्ज बॉडी लाया C। ठीक है ना, C जो है ना ये हमारा आ गया। पहले बोला क्या कि हम लोग इसके कांटेक्ट में लाए, फिर उनको सेपरेट करते हैं। तो पहले हम लोग इनके कांटेक्ट में लाए, तो क्या है इसका, ये हमारा A है। ठीक है ना, और ये हमारा C है, ये C है। कितनी बात में A पे चार्ज कितना है, इस पे A पे जो चार्ज है वो 6.5 10⁻⁻7 कूलम है, और चार्ज ऑन C जो है ना 0 है, क्योंकि C पे कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है। अब क्या होगा कि इनका जब दो मेटालिक बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, और अगर आइडेंटिकल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अगर छोटे बड़े होंगे तो फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितनी बात में, तो यहाँ पे बोला क्या कि आइडेंटिकल है, ये वर्ड यूज़ किया ना आइडेंटिकल, तो इस पे इक्वली दोनों चार्ज जो है ना इक्वली शेयर करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो चार्ज शेयर होगा तो Q प्लस QA प्लस QC डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा इक्वल चार्ज आएगा। इसका वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमें ये 6.5 10⁻⁻7 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी इसको छोड़ देते हैं, हम लोग सिंपली लेंगे, ये तो Q है, ये छोड़ देते हैं हम लोग, ये हम लोग लेते हैं इसका चार्ज Q है और ये 0 है, ये 2 से डिवाइड किया तो Q/2 आ जाएगा।
कितनी बात समझ आई? यानी अब जो है ए एंड सी पे आधे आधे चार्ज हो गए, यानी अब जो ए है ये हम ए डैश ले लेते हैं, ए डैश, इस पे चार्ज है Q/2, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं सी डैश, ये लेते हैं सी डैश, और इस पे चार्ज आएगा Q/2। अब ये दोनों पे Q/2 का चार्ज आ गया, आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब क्या बताया कि ये जो C है, इस C को फिर B के पास ले गए, इसके कांटेक्ट में लाए, तो जो B है ये हम लोग B ले लेते हैं यहाँ पे, और ये इसके साथ ये B के पास चार्ज है Q, B के पास चार्ज है Q, और ये C को कांटेक्ट, C डैश को कांटेक्ट में लाते हैं, इसके पास चार्ज है Q/2, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा B का आ जाएगा B डैश, हम लोग सेपरेट करेंगे तो अब इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 3Q/4 हो जाएगा ये B डैश पे, और ये C पे आ जाएगा हमारा C डबल डैश कर लेते हैं 3Q/4, ठीक है ना। अब इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया, ये समझ में आया, Q + Q/2, ठीक है ना, 3Q/2 आएगा, लेकिन चूंकि आधा हो जाएंगे ना तो 3Q/4 इस पे भी, 3Q/4 इस पे भी। अब इन दोनों के, यानी ये वाला जो है ये तो हमारा B है और ये हमारा A है, इन दोनों के बीच में अब कितना फोर्स होगा, तो न्यू फोर्स निकाल, व्हाट इज द न्यू फोर्स, है ये A, अब ये इस पे A पे बचा हुआ चार्ज कितना है, Q/2 बचा हुआ है, अब B पे कितना बचा हुआ 3Q/4, अब इनके बीच में कितना फोर्स होगा ये निकालना हमें, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हम लोग, न्यू फोर्स बिटवीन A डैश एंड B डैश इज इक्वल टू F डैश ले लेते हैं कि QA डैश इंटू QB डैश अपॉन R²। कितनी बात सुन, ये F उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया, पोजीशन जहाँ था पहले वहीं पे रखा गया है। कितनी बात सुन में, तो ये हमने ये F डैश ले लेते हैं, ये जो K है, K तो रहेगा, Q डैश का वैल्यू Q/2, और ये Q डैश का वैल्यू QB डैश का वैल्यू 3Q/4, और ये R² ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो नंबर है ऊपर में 3 आ रहा है, देख लो 3, नीचे में 4 to the 8, तो ये F डैश जो होगा 3/8 के Q² हो जाएगा, Q को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल फोर्स के बराबर था जो हम लोग निकाला था, ठीक है। तो F डैश जो होगा 3/8 इंटू ओरिजिनल फोर्स, तो अब जो नया फोर्स होगा 3/8 ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा जो एयर में रख के हम लोगों ने निकाला था, और वो वैल्यू था 1.5 × 10⁻², ठीक है। तो अगर हम लोग फाइनल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो F डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3/8 मल्टीप्लाई 1.5 × 10⁻², ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा 5. ये हमारा फाइनल फोर्स आ गया है, ठीक है ना। ये इसको डिवाइड कर लेंगे, वरना ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला याद रखना, ये 3/8 इंटू ओरिजिनल फोर्स, ये कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर कई दफ़ा आ चुका है कि एक चार्ज को जब अनचार्ज होता है तो पहले A से फिर B से, तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, तो अब जो नया फोर्स हो जाएगा F डैश 3/8 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ये एक सवाल था जिसमें कई सारी बातें थी, हम लोगों ने इसे किया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, नहीं आ रहा तो ठीक है, नोट कर ले इसे। ये अगला क्वेश्चन आ गया, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्या है ये। 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस at points x 10 cm, 20 cm, 30 cm, ... 100 cm.
The first particle has charge 1 into 10 to the power minus 8 coulomb. Second has 8 into 10 to the power minus 8 coulomb. Third has 27 into 10 to the power 8 coulomb, and so on. Find the magnitude of electric force acting on 1 coulomb charge placed at origin. ठीक है ना, इसको हम समझा रहे हैं, कुछ सोल्यूशन देने जा रहे हैं, इसको हम समझा रहे हैं कि क्या इसका मीनिंग हो गया क्वेश्चन का। बोला क्या 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये हमारा ओरिजिन है। ये ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। एक चार्ज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। और ऐसे ही ये चलते चलते, ये ऐसे चलते 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 यहाँ पे जो है 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है ना, यहाँ पे इसी तरह से चार्ज रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें मिसिंग हो रहा है। क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है एक लाइन मिसिंग हो रहा है। क्या ये थर्ड चार्ज है टेबल सो ऑन। द 10th charge has magnitude of 1010 to the power minus 8 कूलम। ठीक है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा छूट रहा था लाइन, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। लास्ट जो 10वां नंबर चार्ज है जो 100 सेंटीमीटर पे है, उसका चार्ज जो है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का है ये। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि इस वाले चार्ज से, यानी इस वाले चार्ज से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर इस पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर इससे कितना फोर्स लग रहा है, यानी सभी से इस 1 कूलम चार्ज पे जो ओरिजिन पे है नेट फोर्स कितना लगेगा। कितनी बात सुनाई। तो ये दे रखा हमारा क्वेश्चन, यानी सभी इन सभी चार्ज से इस पे 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये निकालना है। क्या होता है कि हम लोग लेंगे यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कराया था कि जितने भी दूसरे चार्ज हैं उन चार्ज से एक गिवन चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, उनका अलजेब्रिक सम लेते हैं। अलजेब्रिक सम, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे कितना है, सभी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो इसीलिए इसका फोर्स कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। ये हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे दे रखा है ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ superposition, the total force on 1 coulomb charge is equal to sum of all forces, sum of all forces। तो ये जो फोर्स है नेट फोर्स, इस पे कितना होगा, इसकी वजह से तो लिखेंगे F इज इक्वल टू के क्यू ओरिजिन, ओरिजिन पे जो है चार्ज ये लिया, Q1 अपॉन R ओरिजिन से लेके 1 तक का स्क्वायर। ये देखिए के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो ये K हो गया, ये ओरिजिन पे जो चार्ज है वो हो गया, और ये 10 सेंटीमीटर के जो डिस्टेंस पे चार्ज है Q1 वो हो गया, और ये ओरिजिन से 1 तक का कितना डिस्टेंस है वो ले लिया हम लोगों ने, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना। फिर प्लस के Q0 Q2 अपॉन
R02 का होल स्क्वायर, K Q0 Q3 R03 का होल स्क्वायर। ये ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है ना, लास्ट तक जाएगा। K Q0 Q10 अपन R010 तक का स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा सम का। इसमें K Q जो ना सब जगह कॉमन है, तो इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। K Q0 Q1 R01 का होल स्क्वायर, Q2 R02 का होल स्क्वायर, Q3 R03 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता रहेगा। Q10 R010 का होल स्क्वायर, ऐसे ले लिया इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जो है K का जो वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ले लेते हैं, और ये चार्ज जो ना 1 कूलम है, ठीक है। ये जो कूलम Q1 का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -8, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है 1 और ओरिजिन के बीच का वो 10 सेंटीमीटर का है। तो ये 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके। 100 से डिवाइड करके तो ये क्या होगा, ये इस तरह से आ गया, ये 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरा जो चार्ज है वो है 8 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन ये 20 को अगर हम लोग 10 से 100 से डिवाइड कर 0.20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ 10 था ना तो सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में कर दिया 100 से डिवाइड करके। ऐसे ही हमने मीटर में कर दिया 100 से डिवाइड करके, ठीक है ना। ये 27 10 टू द पावर -8 अपॉन 0.30 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही चलते 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 ये है 1000 10 टू द पावर -8 अपॉन, इसे 100 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हम लोग, ठीक। ये फिगर बना लिया, ये इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये समझने के लिए था ये। अब ये जो फोर्स आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ऐसे ही है ये। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, देखिए ये डेसिमल में है तो हम लोग 1/10 भी बोल सकते हैं, डेसिमल 1 है ना, तो 1/10 का स्क्वायर 1/100, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका -6 हो जाएगा, -2 कम हो जाएगा, वो प्लस में होगा ना, तो प्लस में होता माइनस, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और नीचे आ जाएगा 1, कितनी बात में। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, 2.20 का स्क्वायर है, तो 0.2 का अगर 0.2 भी लेते हैं तो 2/10 आएगा, 2/10 का स्क्वायर 4/100, 100 को ऊपर ले जाएंगे, -2 कम हो जाएगा इसमें से, यानी कि -6 बचेगा, +2 कम हो जाएगा, -6 बचेगा ये, और 4 से इसको डिवाइड करते 8 को, ठीक है। चलो हम पहले ये लेते थे 8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा 27, यहाँ पे भी 3/10 लेंगे हम लोग, 3/10 3/100, 100 जाके ये, तो ये सब में ये -6 आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा ये, ठीक। ऐसे ही जब यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है ना 1 जो है, ये 2 0 इसमें से कम कर लेते हैं हम लोग, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कर लेते हैं, नीचे 1 कर लेते हैं। कुछ बात सुन में आ रही है, ठीक। 10 टू द पावर -6 सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, देखे ना, 10 -6 10 -6 सब में ऐसे ही आएगा ये, तो ये आएगा हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ से आएगा 10 टू द पावर -6, और ये देखिए 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 27 को 9 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, ये ऐसे ही आता रहेगा, 4 5 6 7 ऐसे आता रहेगा ये।
और ये लास्ट में आएगा हमारे पास 10। 10 को 1 से डिवाइड करता 10 आ जाएगा। कितनी बात सुन? अब ये जो नंबर है जिसको हम लोग सम कर रहे हैं 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का सम करने के लिए एपी, एक मैथ पढ़ा होगा 10th क्लास में, एपी एक चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें नेचुरल नंबर के सम करने का एक फॉर्मूला दे रखा था और वो था सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है 10 है ना, 1 से लेकर 10 तक का प्लस करना है, 10 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा, ये 6 का तो होगा 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 11/2, 2 से करेंगे 55 आ जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻³ इंटू 55, इसको मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा हमारा 9.45 10⁵ न्यूटन, है ना। ये इतना फोर्स आ जाएगा टोटल। कितना समझ में आया? तो ये 10 पॉजिटिव चार्ज एक एक्स एक्सिस पे 10-10 सेंटीमीटर पे अगर प्लेस किए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है करने का तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे एपी का यूज़ किया गया है, ये एपी कंसेप्ट का। और पहला जो कंसेप्ट यूज़ किया वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने फिगर बनाया था कि 10 सेंटीमीटर पे जो चार्ज है उससे एक पे तो देख रहे हैं, मगर 20 सेंटीमीटर वाला से 10 सेंटीमीटर पे इफेक्ट नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हुआ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है? ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to 4 microcoulomb are placed on x axis at x is equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on। इसी तरह से वो आगे बढ़ाते गए। Find the total force on a 1 coulomb charge placed at origin। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, उस पर टोटल फोर्स कितना होगा वो निकालना है। तो इसको हम लोग एक फिगर से ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। 1 कूलम का चार्ज इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है और यहाँ पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, फिर 4 मीटर के डिस्टेंस पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, फिर 8 मीटर के डिस्टेंस पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, और ये ऐसे ही चलते चलते इन्फिनिटी तक चला गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है सभी इक्वल चार्ज प्लेस किए गए हैं 4 माइक्रोकूलम के, ठीक। तो इसको बोला गया कि इन सभी से इस वाले ओरिजिन पे जो चार्ज है इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, इस वाले चार्ज पे 1 कूलम वाले चार्ज पे। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या है कि इसका इस पे फोर्स तो देख रहे हैं, देखिए इसका इस पे फोर्स देख रहे हैं, इसका इस पे फोर्स देख रहे हैं, इसका इस पे, मगर इन दोनों के आपस में जो हो रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में, उन चार्ज का उस पे फोर्स निकालना, आपस में उनका क्या इंटरेक्शन है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the total force at origin is given as force on origin K Q naught Q upon R01 का स्क्वायर। जानते कैसे हो गया? ये तो टेस्ट चार्ज था जो यहाँ रखा हुआ है और इसका चार्ज सबका बराबर है, तो हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, और ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना वो उसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस के क्यू नॉट क्यू
क्यू नॉट क्यू अपॉन R02 का होल स्क्वायर, फिर के क्यू नॉट क्यू R03 का होल स्क्वायर। ये ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इनमें से ऊपर का सभी टर्म कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सभी टर्म के क्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं। 1/R01 का स्क्वायर, 1/R02 का स्क्वायर, 1/R03 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। क्वेश्चन को ऊपर से मिटा दे रहे हम लोग, क्वेश्चन की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका डाल देते हैं, सबका वैल्यू डालते हैं हम लोग। तो f इज इक्वल टू आएगा हमारा 9 × 10⁹, ये k का वैल्यू हो गया। और ये जो है ना 4 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, और ये 1 कूलम का चार्ज की ओरिजिन पे। ये जो डिस्टेंस है 1 अपॉन, पहले वाला डिस्टेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर ले लिया। फिर 1 अपॉन दूसरे वाला का डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर ले लिया। फिर ये 1 अपॉन तीसरे वाला का डिस्टेंस है 4 का स्क्वायर ले लिया। फिर ऐसे ही 1/8 का स्क्वायर ले लिया। ऐसे ही ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इनको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36 10⁻3, ठीक है। और ये आएगा हमारा 1/1, 1/4, 1/16 प्लस 1/64, ये ऐसे ही चलते चला जाएगा यहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब क्या देखा गया कि ये जो नंबर है 1/4, तो इनको अगर सेकेंड टर्म को पहले से फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो सेम रेशियो अगर आता है तो हम लोग बोलेंगे ये जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो 1/4 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/16 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। और 1/64 को 1/60 से डिवाइड करें तो वो भी 1/4 आएगा। क्या देखा गया, रेशियो सेम है। इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है वो जीपी में है। कितनी बात सुन में आई, आगे चले। अब बोला गया कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी का एक फॉर्मूला दे रखा है। वो क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इन जीपी क्या दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - R, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट टर्म ऊपर में लिखते हैं, 1 - R कर लिया। तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, यहाँ पे 1 है, ये देख रहा ना, ये तो 1 आ गया, ये 1 आ गया। और R का वैल्यू कितना था, 1/4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 1 3/4 आ जाएगा। 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे, ये 3/4 ऐसे आ जाएगा, हम लोग 4/3 आ जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 4/3 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू 36 × 10⁻3, और ये हमारा 4/3 ये आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल करेंगे 12, और इसको 48 × 10⁻3 4.8 10⁴ न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। कितना समझ में आई, ये 4.8 10⁴ न्यूटन का फोर्स आ गया। तो इस तरह से ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।